हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आइए हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गद्य और पद्य के सेकंड वीडियो पर बातचीत करेंगे। ओके, और इस चैनल पर विभिन्न प्रकार की वीडियोस अपलोड होते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी में गति प्रदान कर देंगे। ओके, ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड है और उसी का ये पार्ट 2 है। मेरा 250 ऑब्जेक्टिव का टारगेट है, 250 प्लस का, जिसमें से एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आइए हम लोग दूसरा पार्ट 2 देखते हैं और भी 52 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स का। इसको बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि ये चुने हुए क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको मदद करेंगे और इसके साथ साथ आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ओके, तो इससे पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को बेनिफिट्स होने वाला है, फ्री में बेहतरीन वीडियोस मिलने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास हिंदी गद्य और पद का पार्ट 2। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आप लोग तो मालूम है कि हिंदी साहित्य के कितने काल होते हैं, 4। कितने काल होते हैं, 4। सबसे पहला आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और लास्ट में होता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल के विभिन्न युग हैं जिसमें से स्टार्टिंग ही है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, समझ गए ना। वैसे ही बहुत सारे युग हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो जब काल पूछेगा तो क्या होगा बाबू, भक्ति काल। और यदि युग पूछेगा तो युग यदि पूछ देगा तो आप कह दीजिएगा किस युग के हैं, भारतेंदु युग। किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं। इसको भी याद रखिएगा, समझ गए ना। आधुनिक काल और युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो आप पहला पार्ट पढ़े होंगे तो बातचीत करने के विभिन्न तरीके को पढ़े होंगे। ये भी पढ़े होंगे कि यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और लास्ट पैराग्राफ जो नहीं पढ़े वो पूरा पार्ट ही मिस कर देंगे क्योंकि पूरे पार्ट का कंक्लूजन लास्ट में है कि बातचीत करने में, मान लीजिए हम किसी के यहाँ गए बातचीत करने के लिए तो उसको मैंने उसके यहाँ जब गए हैं तो एक अंदर इंटेंशन लेकर गए हैं कि वो बंदा हमसे बढ़िया से बातचीत करेगा। अगर वो नहीं किया तो मन में घाव हुआ, या वही मेरे यहाँ आया है तो यह सोचकर कि आज अच्छी बातें होंगी, मेरा मन बहलेगा, और यदि उसके मन मुताबिक आप नहीं बात किए तो वो नया घाव। तो इससे बढ़िया हम खुद होकर बातचीत कर लें, खुद से बातचीत कर लें, कोई झंझट नहीं है। ओके, तो क्या होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, जिसको हम लोग आत्म वार्तालाप भी कह सकते हैं। आत्म वार्तालाप क्या कह सकते हैं, आत्म वार्तालाप। ये भी दे सकता है बाबू, या ये भी दे सकता है। ओके, हम ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ाए हैं, मालूम ही है। चलिए अगला तीसरा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी कौन सी है। उसने कहा था। इसके अलावा और भी कहानी लिखे हैं, क्या क्या, सुखमय जीवन, इसको भी याद रखिएगा, सुखमय जीवन, समझ गए ना। ये कब लिखे थे, 1911 ईस्वी में। उसने कहा था कब लिखे थे, 1915 ईस्वी में। ये सब एक्स्ट्रा जो सवाल बता रहे हैं ना, इसको तो विशेष ध्यान देना क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ओके, और सुखमय जीवन के बाद बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ये भी उन्हीं की रचना है और ये भी कब की है, 1911। गुलेरी जी कुल मिलाकर कितनी कहानी लिखे हैं, सिर्फ 3 कहानी लिखे हैं। और गर्व की तो बात देखिए कि तीनों में उसने कहा कहानी से क्या हो गए, फेमस हो गए। इस पर पिक्चर भी बना है जिस पिक्चर के डायरेक्टर विमल राय हैं। इस सब याद रखिएगा। फिर आ सकता है कौन सी रचना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है, कालजयी रचना है, तो भी क्या होगा, उसने कहा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो इतना डिटेल से पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी करना है। ओके, अगला, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ये तो बहुत ही फेमस डायलॉग है जो अक्सर लहना सिंह बोला करता था, वही लड़कियां को छेड़ने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए, समझ गए ना। तो तेरी कुड़माई हो गई, तो कुड़माई मतलब क्या होता है, सगाई। कुड़माई मतलब सगाई। तो किस कहानी का है, तो ये किसका है, उसने कहा था। इसी कहानी में ऐसा वर्ड आया है और ये बोलने वाला कौन है, लहना सिंह, ये भी पूछ सकता है।
ओके, आगे चौथा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल नाम था। राम बोला तो तुलसीदास के बचपन का नाम था, इसको भी याद रखिएगा। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, लेकिन जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया है ना, संपूर्ण क्रांति तीसरा पाठ। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह तो लिखे हैं एक लेख और एक पत्र। जे कृष्णमूर्ति तो शिक्षा लिखे हैं। जाकिर हुसैन का तो कोई पाठ ही नहीं है, और तो इंग्लिश में है, भारत इज माई होम। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। विधा मतलब विच टाइप, किस टाइप का ये लेसन है? तो क्या है? निबंध है। ओके, अगला 8वां नंबर, अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर और पार्वती के किस रूप का वर्णन है? कल्पित रूप का वर्णन है। मतलब लोगों की कल्पना बन चुकी है कि शंकर जी की मूर्ति, एक ही मूर्ति है, उसका एक भाग शंकर का, एक भाग पार्वती का। तो मूर्ति क्या संदेश देती है? कि नर और नारी के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि नर में नारी के गुण आ जाए या नारी में नर के गुण आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा घटती नहीं है, बल्कि और पूर्णता प्राप्त होती है। समझ गए ना? चलिए, तो क्या होगा? कल्पित। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाके में लोगों को होती है। पहाड़ी इलाके में लोग बिना चप्पल के चलते हैं, पैर में कांटा चुभ जाता है और लापरवाह बहुत होते हैं, उस कांटे को निकालते नहीं। वो कांटा अंदर जख्म बना देता है, इतना भयंकर जख्म बना देता है कि उनको गैंग्रीन हो जाती है। और गैंग्रीन का इलाज कैसे होता है? उस अंग को ही काट दिया जाता है, विकलांग हो जाते हैं लोग। तो गैंग्रीन जो कहानी है उसका उल्लेख किस पाठ में आया है? तो रोज में आया है। किस में आया है? रोज, वही मालती वाला चैप्टर जिसके बच्चे का नाम टीटी था और उसके पति का नाम महेश्वर था, अज्ञे द्वारा रचित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, लेखक अज्ञे क्या देखकर सोचने लगे कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? क्या देखकर? तो जब घर गए थे तो मालती का दुबला शरीर देखकर, कि परिवार में पति डॉक्टर है, समझ गए ना, फिर भी ये मैंने क्या, कौन सी छाया है, क्या श्राप लगी है इस घर को कि इस ये हालत हो चुकी है मालती का? तो मालती का दुबला शरीर देखकर। ओके, आगे 11 नंबर, हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? तो भगत सिंह क्या बताए हैं? हिंदुस्तान को वैसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें। और वे देश सेवक क्या कोई बूढ़े में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनियादारी के झंझट में फंसे हुए लोगों में हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे नौजवान हो सकते हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जिनका आगे नाथ न पीछे पगहा, वो वाली बात है। ओके, तो जो तन मन धन देश पर अर्पित करे। ओके, जो दुनियादारी में फंसा रहेगा तो बहाना करके निकल जाएगा। ओके, आगे, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कलकत्ता से। वही भगत सिंह वाला ही चैप्टर में आप देखिएगा, ये जो मैगजीन है वो कहां से पब्लिश होती थी? कलकत्ता से। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो मन ताल, ताल समझते हैं ना, बाढ़ वाला इलाका। बाढ़ वाले इलाके में कोई गड्ढा टाइप का रहता है, तो बाढ़ का पानी भर जाता है, तो जो छिछला है वो तो निकल गया पानी, लेकिन गड्ढा में पानी फंसा रह जाता है, उसी में से मन का निर्माण होता है। ओके, तो मन कैसे ताल होते हैं? गहरे और विशाल, गहरे होते हैं और विशाल बड़े बड़े ताल होते हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है और यहां खेती करना संभव नहीं है। समझ गए ना? चलिए, अच्छा, एक चौर आता है, चौर। चौर भी क्या है? ताल है। चौर भी क्या है? ताल है। मन और चौर दोनों क्या होते हैं? ताल। तो चौर का पानी बरसात के बाद निकल जाता है, समझ गए ना, तो यहाँ पर लोग खेती कर लेते हैं, लेकिन मन में पानी सालों भर रहता है, वहां खेती कर पाना संभव नहीं है। ओके, अगला, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? मतलब जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सा चैप्टर लिखा है? ओ सदा नीरा। बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। तिरिच्छ उदय प्रकाश लिखे हैं अपने पिताजी के ऊपर। ओके, चलिए, और हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज लिखे हैं।
लिखे हैं ना। चलिए आगे। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश, जिनके द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है? सिपाही की मां। सिपाही की मां, सिपाही की मां। ओके। 16 नंबर, मानक की मां का क्या नाम है? तो मानक वही सिपाही की मां कहानी जो है उसी में आई है ना, मानक की मां, उसका क्या नाम है? बिश्नी, बड़ी लंबा चौड़ा सपना देखी थी। हाँ, मानक की बहन का नाम पूछेगा तो आप बता सकते हैं मुन्नी, और मानक की पड़ोसी का नाम पूछेगा तो कुंती, पड़ोसिन थी। ओके। और उस गांव में कुम्हार था, कुम्हार का नाम था दीनू। ये सब दो चार चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। ओके। और मानक की मां का क्या नाम था? बिश्नी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? प्रबंध काव्य, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के काव्य को ज्यादा वैल्यू देते थे? प्रबंध काव्य को, बड़ी कविताओं को। ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 18। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बड़ी फेमस पुरस्कार है साहित्य अकादमी, तो किस पर मिला था? बकलम खुद, नई कहानी, छायावाद, गलत है, कविता के नए प्रतिमान पर, कविता के नए प्रतिमान पर। अगला 19। जूठन शीर्षक पाठ क्या है? तो पहले तो ये समझिए जूठन किसने लिखा है? तो जूठन किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी बचपन के दिनों का वर्णन किए हैं कि किस प्रकार वे लोग लोगों के जूठन को खाकर जीवित रहते थे, और जूठन भी बड़ी नसीब से मिलती थी उन लोगों को। तो पाठ क्या है? आत्मकथा। उसमें बताए क्या है? अपनी स्टोरी बताए हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, याद रखिएगा इन्हीं की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में लेखक के परिवार को कितना अनाज मिलता था? मतलब इनके मम्मी पापा तो लोगों के यहाँ काम करते थे, तगाओं के यहाँ, तगा मतलब हिंदू मुसलमान, उनके यहाँ काम करते थे। तो यदि 10 मवेशी की साल भर सेवा किए तो बताइए साल भर में उन लोगों को कितना मिलता था? 25 सेर ही अनाज मिलता था। माने कितना डिफिकल्ट वर्क हुआ करता था। वो भी ठंडा के दिन में, बताइए मवेशी एक दालान में बंधे हुए हैं, पूरा उनका पेशाब गोबर उसी में सड़ रहा है, और उतना के बीच से गोबर निकालना, बाप रे कितना टफ काम होता था। और मिलता क्या था? 1 साल इंतजार करने के बाद ओनली 25 सेर। समझ गए ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन मलयज की रचना है ही नहीं? तो न आने वाला कल ये तो है, सदियों का संताप ये भी लिखे हैं ना, बकलम खुद ये भी लिखे हैं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, माने तीनों उनकी रचना है, तीनों उनकी रचना है। ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 22। मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। हाँ, राम जी श्रीवास्तव तो कहीं पाठ में आया ही नहीं है, राम सक्सेना नहीं आया है, त्रिलोकीनाथ नहीं आया है, तो क्या होगा 22 का ए? भरत जी श्रीवास्तव। अगला 23। पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता तो बिल्कुल नहीं थे। ज्योतिषी और वैद्य, या ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। वही ना, धतूरे का काढ़ा पिलाए थे लेखक के पिताजी को। समझ गए ना, धतूरे का काढ़ा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। लेखक उदय प्रकाश के पिताजी शहर क्यों गए थे? क्यों गए थे? सामान खरीदने के लिए नहीं, वो तो क्या करते, टालू प्रवृत्ति के थे, शहर जाने से हमेशा कतराते थे क्योंकि शहर की गलियों को बार बार भूल जाते थे। समझ गए ना। तो सामान खरीदने के लिए नहीं गए थे, किसी से मिलने के लिए तो बिल्कुल नहीं गए थे, इलाज करवाने के लिए, चूंकि कोई बीमारी ही नहीं थी तो इलाज करवाने के लिए क्यों जाएंगे? अदालत में पेशी के लिए जरूरी था, अगर पेशी नहीं रहती तो एक दिन पहले ही उनको तिरिच काटा था, वो बिल्कुल नहीं जाते, और शायद नहीं गए रहते तो बच भी गए रहते, उतनी दर्दनाक उनकी मृत्यु नहीं हुई रहती। लेकिन अदालत में पेशी थी, अगर पेशी में नहीं हाजिर हो पाते तो कुर्की जब्ती हो जाती उनके मकान की, फिर बच्चे घर से बाहर हो जाते, कितना प्रॉब्लम था। ओके। आगे 25 नंबर। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो।
कहा भी गया है कि मेधा माने जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां मेधा नहीं हो सकती है। यदि छोटे बच्चे को आप डरा धमका कर एक गुलाम भरे परिवेश में रखिएगा तो उसकी मेंटालिटी कभी ग्रो नहीं होगी। यदि चाहते हैं कि बच्चा ग्रो करे, उसकी मेंटालिटी ग्रोथ हो या वो खूब सोचे, इंटेलिजेंट बने, तो उसको स्वतंत्र वातावरण देना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में उसका खूब निखार हो सकता है। ओके, चलिए, तो क्या होगा? स्वतंत्रता हो। 26, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। किस पाठ की उक्ति है? किस पाठ की उक्ति है? शिक्षा। इसी में ना आया है शिक्षा में। जय कृष्णमूर्ति कितना बेहतरीन पाठ लिखे हैं। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, देखेंगे कितने लोग बता पाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। कड़बक किसकी रचना है? कड़बक, तो कड़बक तो पहली कविता है आपके पाठ्य पुस्तक की, और उसको लिखने वाले कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी। ओके, आगे। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास। वात्सल्य मतलब क्या होता है? ममता, प्यार, दुलार। वैसे आप जब कविता पढ़े थे सूरदास वाला, देखे थे ना कितना ममता भरी कविता लिखे थे कि कृष्ण भगवान नंद के गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और इस छवि को नंद की रानी देख रही है, यशोदा। मतलब कितना प्यार भरी बातें लिखे थे। फिर कृष्ण सोए हैं, माँ उनको जगा रही है, प्यार भरे दुलार भरे शब्दों में जगा रही है कि कमल खिल चुके हैं, मुर्गा बोलने लगा है, गायें रंभाने लगी है, हे कृष्ण उठ जाओ। मैंने इतना प्यार से जगा रही हैं। वही है ममता, वात्सल्य। तो पूरी दुनिया में, विश्व में अद्वितीय कवि कौन है वात्सल्य के? तो सूरदास है। ओके, अगला 29। जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे दी है? दर्पण से। कहे ना कि जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, गुण दोष देखते हैं, वैसे ही मैं अपने एक आंख से पूरी दुनिया का पहचान करने की क्षमता रखता हूं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मतलब पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ओके, चलिए 31। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? मतलब किन्होंने सूरदास को दीक्षा दी थी? तो किन्होंने दी थी? वल्लभाचार्य ने। किन्होंने दी थी? वल्लभाचार्य ने। याद कर लीजिएगा। आगे, बरवई रामायण किसकी रचना है? तो रामायण तो जनरली अगर सिर्फ रामायण आ जाए तो वाल्मीकि, लेकिन बरवई रामायण आएगा तो तुलसीदास। और तुलसीदास के विश्व प्रसिद्धि की सबसे बड़ी कृति कौन सी है? रामचरितमानस। ओ होगा। चलिए अगला 33। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास। और भक्तमाल में है क्या? भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल है क्या? भक्त चरित्रों की माला। भक्त चरित्रों की माला, वही भक्तमाल कहलाता है। और उसके लेखक कौन है? नाभादास। ओके, अगला। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? भक्ति काल में। सूरदास, तुलसीदास सब भक्ति काल के कवि हैं, और नाभादास भी भक्ति काल के कवि हैं। ओके, चलिए। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। आप याद रख सकते हैं, श से मिल रहा है। शिवाजी का बेटा साहू जी। ओके, चलिए 36 नंबर। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के क्या लगते थे? भाई लगते थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के क्या लगते थे? भाई लगते थे। अगला, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य से ली गई है? कामायनी से। और यह कविता है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। किसकी कविता है बाबू? जयशंकर प्रसाद। किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद। और कामायनी के भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, अगला 38। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? मतलब कि बेचारे लिख ही नहीं पाए, उसके पहले ही गुजर गए, मतलब पूर्ण कृति नहीं है, अपूर्ण है। तो कौन सी कृति? तितली, लहर, इरावती, ध्रुव स्वामिनी। तो इरावती। कौन सी रचना? इरावती। अगला,
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में। अगर डेट नहीं याद हो तो 1904 से पकड़ सकते हैं। ये तो 20 है, 30 है, 5 है, ये वाला सही है। 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म मृत्यु पर भी बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर रहेगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला 40 नंबर, सरोज स्मृति किसकी रचना है? इसमें ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग तो ये पढ़े रहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग लिखी है बेटे के मरने पर। ये लिखा है सरोज स्मृति, मतलब सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। तो लोगों को लगेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिख ली हुई है, बट ना, वो परिचय में आया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पाठ है उसी परिचय में आया था, परंतु सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने बेटे की मृत्यु पर लिखे थे। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे की मृत्यु पर पुत्र वियोग लिखी थी, वैसे ही निराला जी अपने बेटे की मृत्यु पर सरोज स्मृति लिखे थे। दोनों डिफरेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। 40 का डी। अगला, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश तो इकबाल की है? नहीं, गालिब ज्ञानी है। ये सब गजब है, ये तो आपके पाठ में कहीं कवि ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत है। अब डी और बी तो क्या होगा? बी, शमशेर बहादुर सिंह। ओके, आगे 42, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? करम देवी तो बिल्कुल नहीं था, धर्म देवी। ओके, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। याद रखिएगा, माता पिता के साथ पत्नी का भी नाम याद रखिएगा, आ सकता है। चलिए 43, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है ही नहीं? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल ये भी ठीक है, बिहारी पुनर्मूल्यांकन बिल्कुल गलत है, ये इनकी रचना है ही नहीं। चलिए 44 नंबर देखते हैं, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? मतलब किस जगह पर उनका जन्म हुआ था? रामगढ़ में, श्योपुर में, वाराणसी में, भोपाल में? श्योपुर। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? श्योपुर। बाल कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान क्या है? राजस्थान, जयपुर। समझ गए ना? लेकिन निवास स्थान अलग हो जाएगा। क्या होगा? गुलेर गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा यहां से दिक्कत था। अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? मतलब अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद, आत्महत्या के विरुद्ध, ये वाला से। तो अधिनायक जो हरचरना, अधिनायक कविता का मुख्य पात्र क्या था बाबू? हरचरना। बेहतरीन कविता थी, आप लोग सुने ही थे। समझ गए ना? और अधिनायक को लिखने वाले कौन थे? रघुवीर बाबा थे, यानी रघुवीर सहाय थे। इसको भी याद रखिएगा, रघुवीर सहाय थे। तो ये जो अधिनायक कविता है कहाँ से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध। एंड 46 नंबर, कवि रघुवीर सहाय के पप्पा का क्या नाम था? तो पप्पा का नाम तो कहबे के नहीं याद करे के, हरदेव सहाय। हरे राम सुखदेव राम प्यारे सब गलत है, तो क्या हो जाएगा? हरदेव सहाय। ओके, अगला 47, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो लोहा कर्म का प्रतीक है। लोहा मेटल का प्रतीक नहीं है, कर्म का। लोहा का अर्थ ही है शक्तिशाली। समझ गए ना? उसमें बताया गया है कि वह आदमी जो घर का, वह आदमी जो मेहनत कश है, वह औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली है, वो सब क्या है? लोहा है। तो ऐसे आ जाएगा कि वह आदमी जो मेहनत कश है, वह औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली है, कवि ने उनको क्या कहा है? लोहा कहा है। ओके, चलिए 48, दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है कि मोहन राकेश की है कि रघुवीर सहाय की है कि अज्ञे की है? तो अज्ञे की तो नहीं है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल, वही जो लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को। क्या लिखे हैं? प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, उनकी है।
अगला, हार जीत किस प्रकार की कविता है? तो देखिए 13 कविता में सभी कविताएं एक टाइप की है और हार जीत गजब है। कविता के फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है, एकदम गद्य जैसा चौखूंटा लिखा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? गद्य कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य कविता। माने कविता है परंतु कविता किस फॉर्म में है? गद्य के फॉर्म में। तो इसीलिए 49 का सही जवाब हो जाएगा बी। ओके, आगे 50, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? केवल हार का, केवल जीत का? हार और जीत दोनों का। हाँ, उसमें प्रश्न है किसकी जीत हुई? सेना की, कि सैनिकों की, कि अधिनायक की, कि जनता की? आप बताइएगा। ओके, इसी में आप लोगों को हार जीत कविता में ही बूढ़ा मशक वाला मिलता है, जो सड़क को सींचते हुए पूछता है किसकी जीत हुई है। समझ गए ना? मशक वाला आएगा। बूढ़ा मशक वाले का जिक्र किस कविता में हुआ है? हार जीत में। एंड दिस इज योर 51। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। होरी, बिरहा, चैता, आल्हा, ये सब क्या था? लोकगीत था। परंतु ये लोकगीत अब इसमें सुनाई नहीं देती है गांव में। समझ गए ना? अब तो लोगों को अलग ही टाइप की धुन सवार है। ओके, चलिए फिर पंच परमेश्वर की भी चर्चा होगी तो यही होगा। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर कविता के कवि कौन है? मलयस तो लिखे हंसते हुए मेरा अकेला पेन। नरेश सक्सेना की तो कोई रचना ही नहीं है, त्रिलोचन की भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। 52 का सही जवाब हो जाएगा ए। ओके बाबू, चलिए तो इस प्रकार आप लोगों का इस हिंदी ऑब्जेक्टिव के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट 2 भी खत्म हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। राधे राधे।